नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की यूनिट 3 जिसमें काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के संबंध में कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने आपने देखा होगा कि जो भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी विद्वान हैं, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीन काव्य शास्त्र का एक तरीके से सीधा-सीधा मतलब यही है कि हम संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो-जो काव्य चिंतन संस्कृत भाषा में हुआ था, अर्थात जो भारतीय चिंतन है काव्य शास्त्र का, उसकी रूपरेखा हमने देख ली थी। आज हम उस यूनिट का दूसरा भाग पाश्चात्य काव्य चिंतन के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, एक रूपरेखा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर-अंदर या 1 घंटे से कम कक्षा में हम इस प्रकार से जितने भी चिंतक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और उसके अतिरिक्त भी 2-4 जो कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस तक सीमित रहेंगे, लेकिन थोड़ा-सा वाइड करेंगे सिलेबस को, जनरली सिर्फ इतना सा कि वो प्रश्न क्योंकि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मान के चलिए कि पूरी संभावना है कि इस क्लास से एक प्रश्न तो 100% आएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। 1 घंटे की क्लास होगी उसमें से, और 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। 2 प्रश्न आ सकते हैं, अगर एक क्लास में से अगर 2 प्रश्न आते हैं, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की क्लास में 2 प्रश्न आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है फिर। तो इस क्लास को भी आपको जितनी शिद्दत से आपने भारतीय काव्य शास्त्र की कक्षा को पढ़ा था, देखा था, उतना ही इसको पढ़ना है। ये जो पीडीएफ वगैरह है, वो आपको नोट्स के अंदर आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है टेलीग्राम के ऊपर और कितने ही कोचिंग सेंटर्स के जो पीडीएफ वगैरह होती है वो मिल जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो, कि कोचिंग लेने का और कोचिंग नहीं लेने का फ़र्क क्या है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोचिंग बहुत जिसको अपनी सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो, उसको चीज़ों को रिसर्च करने की आदत हो, तो उसके लिए तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो इतना कुछ कर सके तब तो। सेल्फ स्टडी भी कर सके, रिसर्च भी कर सके, सब कुछ कर सके उसे, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, और ये सारी चीज़ें एक उम्र लिए बिना नहीं आ सकती किसी भी आदमी के अंदर। तो अगर आपकी एज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि कोई एज बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ज्ञान ग्रहण करना तो वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली थी, आप चाहे तो कोचिंग मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये उम्र लगती है उसके अंदर चीज़ों को समझने में, हालाँकि वो चीज़ें और स्थायी होती है और उसके अलग फ़ायदे हैं। ये तो हो गई चलो ज्ञान की बात, हम विषयांतर हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि टेलीग्राम पर आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की भी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक ही जो टॉपिक है पाश्चात्य काव्य चिंतन, मान लीजिए इसके ऊपर 50 पीडीएफ मिल जाएगी आपको, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? 50 पीडीएफ रख के रहने के लिए तो है नहीं, पढ़ना पड़ेगा उनको। कोई एक पीडीएफ पढ़ लोगे तो भी शायद काम चल जाएगा, या फिर कोई एक कोचिंग सेंटर की क्लास ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। मैं नहीं कहता मेरी क्लास ही लीजिए, मेरी क्लास तो यूट्यूब पर फ्री भी है अभी। कहने का मतलब यही है कि इतनी ज़्यादा जो पीडीएफ्स वगैरह आती है ना, तो ऐसे टेलीग्राम चैनल से ना बच के रहो। पहले आप अपने आप से अध्ययन करो कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको कहानियाँ पढ़नी है, तो कहानियों की ही पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, दूसरी मत डाउनलोड कीजिए। कभी इधर-उधर, कभी उधर, ऐसे चलने से चीज़ें हासिल नहीं होगी। कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पूरी पढ़ ली, फिर उस पीडीएफ को अपने सेव में, जो सेव मैसेज होता है उसमें सेव कर लीजिए, साइड में रख दीजिए कि कहानी पढ़ ली। दोबारा कहानी की पीडीएफ डाउनलोड करना बिना मतलब अपने दिमाग को एक्स्ट्रा प्रेशर देना होता है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ मिल रही है, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं जैसी पीडीएफ दे रहा हूँ उस पे काम चलाइए, उससे पढ़िए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। किसी और टीचर की पढ़े तो एक ही जगह से कीजिए, ऐसे कचरा इकट्ठा मत कीजिए पीडीएफ्स का, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पीडीएफ कभी ना कभी दूसरे चैनल पे चली जाएगी कि यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे पढ़ाई भी नहीं होती। पढ़ाई होती है किसी एक टीचर को या एक ही कोचिंग सेंटर्स को या एक ही तरीके को फॉलो करने से, और उसी से सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन होने के लिए आपको चाहिए कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ते जाओ। 5 मिनट की बात मैंने बोल दी है, ज़्यादा बोल बच्चन नहीं करना अपने को। अपने को क्लास से मतलब है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य काव्य चिंतन की, आज कक्षा लेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में हम बात कर चुके हैं, रूपरेखा के बारे में। रूपरेखा इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एक मोटा-मोटा अंदाज़ा हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोनों चीज़ें भी ज़रूरी है। क्या छोड़ने का मैं यही कारण है कि बहुत सारी पीडीएफ जब आती है ना, तो उनको छोड़ना होता है, उनको पढ़ना नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ को पढ़ना होता है, इस चीज़ जो बढ़िया लगी, आपने अपने 5-10 मिनट 2 घंटे दे दिए कि भाई सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, वो सोर्स ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया।
एक चीज और भी याद रख लीजिए आप, जब मैं इतना बोल ही रहा हूं तो, कि किसी भी विद्यार्थी का चयन इस वजह से नहीं रुकता कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कुछ अन्य विद्यार्थियों को तो आते हैं और आपको नहीं आते, ऐसा कोई नहीं है। कहने का मतलब कि कुछ पुस्तक ऐसी हो सकती है जिसमें कोई विचित्र सवाल आया मान लीजिए नेट की परीक्षा के अंदर, और वो उस पुस्तक में है और आप उसी पुस्तक को पढ़ने लगे कि ये सवाल वहाँ आया हुआ है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं अटकते। सिलेक्शन अटकता है कि अगर कॉमन किताबों में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, कॉमन कोचिंग सेंटर्स जो भी पढ़ाते हैं, वो चीज़ें आपको याद है या नहीं है। वो चीज़ें आपको याद हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं अटकेगा। जो सबको आता है वो आपको आना अनिवार्य है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो किसी को नहीं आता उसके लिए आप कितना ही प्रयास कर लो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको कोई लीड नहीं देगा। एक पेपर के अंदर 100 में से अगर 5 सवाल ऐसे आते हैं जो किसी को भी नहीं आते, तो आपका क्या नुकसान है उसके अंदर? आपका नुकसान तो उस चीज़ के अंदर है ना जो सबको आता है लेकिन आपको नहीं आता। तो हमें वही चीज़ पढ़नी जो सबको आता है, और सबको आता है वो चीज़ हम 80% यहाँ पर करवा देंगे। इस जो भी हमारी क्लास चल रही है ना प्लूटो हिंदी पर, उसमें करवा देंगे। तो आपको सबको आता है ना, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बल्कि यहाँ तो और भी चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो सबसे बेस्ट लड़के होते हैं ना उनको आती है ना, वो आपको आएगी। जो किसी को नहीं आती ना, जो बेस्ट लड़के हैं, सबसे टॉपर लड़के हैं, उनको भी नहीं आती, वो तो आपके लिए भी जरूरी नहीं है। लेकिन जो बेस्ट लड़के हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लड़के हैं, जिन्होंने बहुत सारे वाइट सोर्स पढ़ रखे हैं, वो तक आपको इस कोचिंग से या फिर इस क्लास से आपको आ जाएगा। अब शुरू करते हैं। पाश्चात्य काव्य चिंतन, बार बार यही बोल रहा हूँ। पाश्चात्य काव्य चिंतन, देखिए पाश्चात्य काव्य चिंतन की जो परंपरा है, जैसे भारत में भरत मुनि से शुरू होती है काव्य चिंतन की परंपरा, और काव्य लक्षण की परंपरा भामा से शुरू होती है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना। काव्य चिंतन की परंपरा तो भरत मुनि से, और काव्य लक्षण की परंपरा का शुरुआत किससे मानी जाती है? भामह से मानी जाती है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। वो थे लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास, 3री शताब्दी के पास में भरत मुनि, और 6वीं शताब्दी के आसपास में ये भामा। लेकिन जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसके अंदर काव्य शास्त्र की, काव्य के ऊपर विचार करने की एक लंबी परंपरा रही है, काफी समृद्ध परंपरा रही है। और लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ईसा के प्रारंभ होने से 400 साल पहले से भी काव्य चिंतन की परंपरा चलती आ रही, प्लेटो के समय से। और उससे पहले भी कुछ ग्रंथ यही बताते उससे पहले भी है, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से काव्य चिंतन की बात है वो प्लेटो से मानी जाती है। तो प्लेटो से शुरू होती है। प्लेटो थे यूनान के, इसलिए पाश्चात्य काव्य चिंतन के अंदर, पाश्चात्य काव्य चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? यूनान से। समझ में आ गई बात? सबसे पहले यूनान से शुरुआत मानी जाती है। यूनान के 3 जो काव्य चिंतक है, प्रमुख काव्य चिंतक, ईसा पूर्व से, है ना, ईसा पूर्व में, उनके बारे में बात करें तो वो कौन कौन है? 3। सबसे पहले है प्लेटो। अच्छा, प्लूटो और प्लेटो अलग अलग है, ठीक है। दूसरे हैं अरस्तु, और तीसरे हैं जिसे लॉन्गिनस भी कहते हैं, लोजाइनस भी कहते हैं, है ना। ये 3 यूनान के काव्य चिंतक है जो ईसा पूर्व थे। आपको यहीं से आपको ग्रुप बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन था, बाद में कौन था, बाद में कौन था। तो यहीं से शुरुआत है। प्लेटो सबसे पहले थे। ईसा पूर्व की बात करें, ईसा पूर्व 3 ही थे। कितने थे? 3 थे। ईसा पूर्व 3 थे। अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने को याद रखना है। मान लो कोई चौथा दे भी दिया जो आपने कभी नहीं देखा ना, अगर इन तीनों का क्रम आपको पता है तो चौथा आपके अपने आप सेट हो जाएगा वहाँ एग्जाम के अंदर। ऑप्शंस जो आएंगे ना उसमें सेट हो जाएगा। वो तो आपको करना ही आता होगा। नहीं करना आता होगा तो एग्जाम से पहले जब हम जो टेस्ट सीरीज चलाएंगे, 10-15 दिन तक लगातार चलाएंगे, डेली के टेस्ट लेंगे, उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये 3 जो लोग थे, प्लेटो, अरस्तु और लॉन्गिनस, ये क्या थे? ये ईस्वी पूर्व थे, अर्थात एक ईस्वी जो शताब्दी शुरू होती है, पहला साल शताब्दी का शुरू होता है जिसमें हम गणना करने की लायक या जो चीजें शुरू होती है ना। तो वहां उससे पहले पहले थे 3 लोग, अर्थात ईसा मसीह से भी पहले हो गए थे 3 लोग। तो प्लेटो, अरस्तु और लॉन्गिनस, ये 3 हो गए। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, अरस्तु का कब हुआ था, और लॉन्गिनस का कब हुआ था? प्लेटो का जन्म हुआ था, देख लीजिए, 428 ईस्वी पूर्व। पहला तो ये। अरस्तु का कब हुआ था?
384 ईस्वी पूर्व, और लॉन्गिनस का भी दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन ये माना जाता है कि इस समय जन्म हुआ था। ये 3 हो गए ईसा पूर्व। मैं ग्रुप में बताऊंगा चीजें आपको ताकि याद करना आसान हो। ग्रुप में इनकी किताबें बताऊंगा ताकि याद करना आपके लिए आसान हो। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि केवल पढ़ाना भी नहीं है, समझाना है, पढ़ाना है, लेकिन आपको तथ्य भी याद करवाने हैं। इस प्रकार से आपकी मेमोरी में चीजें सेट करनी है कि एग्जाम के अंदर मेरा चेहरा और ये स्क्रीन जो है ना, आपको मोबाइल लैपटॉप में या मोबाइल में जो भी देख रहे हो, वो आपको वहां पर याद आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज, प्लेटो, अरस्तु और लॉन्गिनस, ये 3 क्रम के अंदर है। प्लेटो सबसे पहले, अरस्तु उसका शिष्य है, और लॉन्गिनस अलग व्यक्ति है लेकिन यूनान का ही है, और उसके अरस्तु के बाद में है महत्वपूर्ण विचारक के रूप में। प्लेटो का सिद्धांत कौन सा है, सिद्धांत कौन से, वो आगे बात कर लेंगे। आप चाहे तो मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पर, चलो, ताकि आपको एक साथ में ग्रुप बनने में मदद मिलेगी। प्लेटो का एक ही सिद्धांत है, वो है अनुकरण सिद्धांत। अर्थात कला प्रकृति का अनुकरण है, प्लेटो ये कहते हैं। बल्कि अनुकरण किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ये जो डिटेल जानकारी है वो किसी अन्य कक्षा में देंगे हम। इसी से जुड़ती हुई, जैसे ये टॉपिक पूरा होगा, दूसरी कक्षा लेंगे, उसके अंदर जितने भी 5-7 चिंतक है उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे हम। आज सिर्फ रूपरेखा देख रहे हैं। तो अनुकरण सिद्धांत दिया इन्होंने। इन्होंने कहा प्रकृति का अनुकरण है कला। अरस्तु इनका शिष्य था। प्लेटो ने क्या किया कि अरस्तु को अपने जो विद्यालय है, स्कूल है, उसका क्या बोलते हैं, वो प्रिंसिपल नहीं बनाया। तो ये गुस्सा होकर अरस्तु प्लेटो से नाराज होकर वहां से छोड़ के चले गए। और फिर इन्होंने कहा कि अनुकरण सिद्धांत जिस प्रकार से प्लेटो कहते हैं उस प्रकार से नहीं है। और इन्होंने क्या दिया था, 2-3 सिद्धांत और दिए थे। अनुकरण सिद्धांत तो दिया ही था, लेकिन रिफॉर्म करके दिया था। एक तो यह दिया था, दूसरा दिया था ट्रेजेडी या त्रासदी, और तीसरा दिया था विरेचन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कथारसिस। याद रह जाएंगे तीनों चीजें। अरस्तु के 3 सिद्धांत है, ये जो पाठ्यक्रम में शामिल है उसी हिसाब से लिख रहा हूं मैं। अनुकरण का सिद्धांत, ट्रेजेडी और विरेचन, कथारसिस बोलते हैं इसको, विरेचन को, ये दिया था इसने। लॉन्गिनस ने क्या दिया था, उदात्त तत्व सिद्धांत, सबलाइम थ्योरी। क्लियर होगी ये बातें। लॉन्गिनस ने कौन सा दिया था, उदात्त सिद्धांत दिया था। अरस्तु ने कौन सा दिया था, अनुकरण का सिद्धांत, ट्रेजेडी का सिद्धांत अर्थात त्रासदी का सिद्धांत, और कथारसिस अर्थात विरेचन का सिद्धांत। और अनुकरण का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। इन सिद्धांतों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इतना बढ़िया तरीके से खोल के पढ़ेंगे कि आप जीवन में कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे, इनका अर्थ क्या आज के जीवन में। ये तो होगी पहली जानकारी जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि कौन पहले कौन कम बाद में, शुरू के 3 लोगों के लिए। ठीक है, प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व जन्म, 348 ईस्वी पूर्व जन्म, मृत्यु हुई है। जो भी चीजें हैं ये तो आप याद रख लेना। सन नहीं पूछे जाते, जनरली पूछा जाता क्रम, पहले कौन बाद में कौन हुआ, इस तरीके से। सिद्धांत क्या है, अनुकरण का हो गया। अब बात आती है ग्रंथ की। प्लेटो के ग्रंथ कौन से हैं, लॉन्गिनस के ग्रंथ कौन से हैं, और अरस्तु के ग्रंथ कौन से हैं। तो ये तो प्लेटो के हो गए। अरस्तु के ग्रंथ भी देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ देख लेते हैं हम लॉन्गिनस के ग्रंथ, ताकि आपको इन ग्रुप को याद रखने में आसानी हो जाएगी। प्लेटो के ग्रंथ कौन से, देखिए 23 संवाद ग्रंथ और 13 आलेख लिखे इन्होंने। 23 संवाद ग्रंथ, अर्थात एक जना प्रश्न पूछता है, दूसरा जवाब देता है। टोटल 36 ग्रंथ मिलते हैं इनके, लेकिन इसके अंदर कोई सत्य इतना नहीं है, और ना प्रश्न पूछा जाता है कि कितने ग्रंथ है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च कहती है कि है नहीं है, इस प्रकार से चलता ही रहता है। प्राचीन आदमी जो भी हैं उनके बारे में चलता ही रहता है। तो 23 कितने संवाद ग्रंथ, 13 आला ग्रंथ, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है ये। बस आपको ये मानना है इन्होंने अधिकतर संवाद ग्रंथ लिखे हैं। संवाद ग्रंथ लिखे हैं, एक जना प्रश्न करता है, दूसरा जवाब देता है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें प्लेटो प्रश्न करते हैं और सुकरात जवाब देते हैं। कुछ में सुकरात के शिष्य प्रश्न करते हैं, जवाब देते हैं। कुछ में प्लेटो जवाब देते हैं, उनके शिष्य प्रश्न करते हैं। ये सारी चीजें चलती है। इनका जो ग्रंथ है, इनमें कोई क्रम नहीं पूछेगा आपको कि पहले कौन सा बाद में कौन सा।
कुछ ग्रंथ इतने दे रखे हैं, उनमें से हमें याद रखने की जरूरत है। एक तो जैसे द रिपब्लिक, पोलिटिया भी बोलते हैं इसको, द रिपब्लिक रिपब्लिक भी बोलते हैं, रिपब्लिक भी बोलते हैं, ये सारी चीजें। प्लेटो ने अपने जितने भी विचार रखे थे, वो एक आदर्श राज्य की स्थापना के संबंध में अपने विचार रखे थे। और आदर्श राज्य की स्थापना के संबंध में उन्होंने कुछ कवियों के संबंध में, जो कलाकार हैं उनके संबंध में भी अपने कुछ विचार रखे थे। उन्हीं को हमने क्या कर दिया, काव्य शास्त्र के अंदर या कला के सिद्धांत के रूप में सम्मिलित कर दिया है। मूल रूप से सीधा कला के रूप में कुछ भी इन्होंने नहीं कहा है। कला को लेकर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा है। कला आई है प्रसंगवश। इन्होंने कहा कि जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, राज्य की बात करते हैं, तो उसको नकार दिया इन्होंने, क्योंकि सुकरात को जब जहर दिया गया था, तब प्लेटो का मन गणतंत्र से, बल्कि कैसे कह सकते हैं कि गणतंत्र से बिल्कुल अरुचि पैदा होगी इनके मन के अंदर, और इन्होंने सोच लिया कि राजतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र कुछ नहीं है। सुकरात जैसे आदमी को अगर कोई जहर देकर मार सकता है, उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, तो जो इनकी क्या नाम, कला की तरफ जो रुचि थी, व्यवहारिक राजनीति की तरफ जो रुचि थी, वो सारी हटकर दूसरी तरफ चली गई, राजनीतिक आदर्शों की तरफ, दर्शनवाद की तरफ चली गई। राजनीति का दर्शन विकसित करने के ऊपर इनका ध्यान केंद्रित होने लगा। उसके अंदर इन्होंने क्या क्या बातें कही, वो सारी बातें हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना है, सुकरात की मृत्यु की वजह से व्यवहारिक राजनीति से इनका मोह भंग हो गया, और इनका जो ये, क्या बोलते हैं, मोह या मान, लगन मान लीजिए, वो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन सोचने की, वो चली गई उधर दार्शनिक राजनीति की तरफ। और दर्शन की इस अभिलाषा के अंदर ही, उसकी खोज के चक्कर में इन्होंने ये ग्रंथ लिखे और इसमें प्रश्नोत्तरी के रूप में अपने कुछ विचार प्रकट किए। तो पहला ग्रंथ कौन सा, द रिपब्लिक, और लॉज स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिंपोजियम, फेदरूस। अब इसके अंदर आपको द लॉग और इयोन और फेदरूस, द लॉग, इयोन, फेदरूस, ये तो चलो कोई नहीं, छोड़ो इसको। लॉग, इयोन, फेदरूस, ये जो ग्रंथ हैं, ये आपको अत्यधिक याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के अंदर काव्य शास्त्र के कुछ जो नियम है वो उभरे हैं। मुख्य तो इसमें उभरे हैं, द रिपब्लिक में। तो एक ये भी, द रिपब्लिक, द लॉग, इयोन, फेदरूस, ये ग्रंथ आपको याद रखने किसके हैं, ये प्लेटो के ग्रंथ है, और इसके अंदर ही मुख्य रूप से इनका जो काव्य सिद्धांत संबंधी जो दर्शन है वो उभरा है। याद रह जाएगी ये बात। बाकी इनके ग्रंथ द स्टेट्समैन भी आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ये राजनीति के ऊपर लिख रहे थे, तो द स्टेट्समैन भी है। लॉज अर्थात अगर इससे भी ऐसे कर सकते हैं कि जो नियम की बात कर रहे हैं, तो भी याद रख सकते हैं। और एक ग्रंथ है सिंपोजियम इनका, सिंपोजियम में भी कुछ विचार आए हैं, इस वजह से ये ग्रंथ है। बाकी तो ग्रंथ पता नहीं कितने हैं, आपने देख ही लिए, 36 ग्रंथ हैं इनके। तो ये है प्लेटो के मुख्य ग्रंथ जो आपको याद रखने हैं। मुख्य इसमें द रिपब्लिक है। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे रिपब्लिक नाम दे दिया और फिर अरस्तु का कोई ग्रंथ का नाम दे दिया, फिर लोंगिनस के कोई ग्रंथ का नाम दे दिया और कह दिया पहले कौन सा है बाद में कौन सा, क्रम से चाहिए। तो जो इनके रचनाकार है, क्योंकि इनके बीच में काफी गैप है, ठीक है, इस वजह से ये कह सकते हैं इसका पहले है, ये बाद में, ये बाद में, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं क्रम के अंदर। ये याद रह जाएगा आपको। आगे बढ़ जाएं। अरस्तु ने जो ग्रंथ लिखे थे वो दो लिखे थे, रिटोरिक और पोएटिका। इसे ऑन पोएटिका भी कहते हैं, इसे ऑन रिटोरिक भी कहते हैं। इसे पेरिपोइथिकेस भी कहते हैं, और इसे तेकनेस रिथेरिकेस। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं, रिटोरिक, ऑन रिटोरिक और तेकनेस रिथेरिकेस, मतलब री शब्द आ रहा है इसके अंदर, तीनों के अंदर। ये तो क्या है, अंग्रेजी नाम है इनके, और ये क्या है, यूनानी। इसी प्रकार पेरिपोइथेकेस, पोइट पोइट आ रहा है ना, पोइट पोइट, ठीक है, ये यूनानी हो गया, और ये दोनों अंग्रेजी नाम हो गए इनके। ठीक, दो ही ग्रंथ है, अरस्तु के दो ही ग्रंथ है, रिटोरिक या ऑन रिटोरिक या तेकनेस रिथेरिकेस। यूनानी के अंदर इसका नाम तेकनेस रिथेरिकेस है, अंग्रेजी के अंदर ऑन रिटोरिक या रिटोरिक है। और इसी प्रकार से पेरिपोइथेकेस क्या है,
यूनानी नाम है, और पोइटिका और ऑन पोइटिका ये किसके नाम है? अंग्रेजी के। ये जो ग्रंथ है पोरी पोइटकेस, तो पोइटिका से आप समझते हैं ना कविता, पोइटिका से मतलब समझ सकते हैं आप कविता। तो ये क्या है? काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। और रेटोरिक जो होता है वो होता है बोलने से संबंधित, अर्थात भाषण कला से संबंधित ग्रंथ है। उम्मीद करता हूं कि आपको याद रह जाएंगे। भाषण कला ग्रंथ अर्थात रिटोरिक हो गया, ऑन रिटोरिक या तेकनेस रिटेरिकेस। अगर तेकनेस याद नहीं रहे तो भी आपको रिटेरिक तो याद रह जाना चाहिए, और पेरी पोइतेकेस के अंदर पोइतो तो याद रह ही जाना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं लोंगिनस के ग्रंथ की। इनका एकमात्र ग्रंथ हमारे काम का एक ही मिला है इनका, उसका नाम क्या है? पेरिप्सुस। 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 पेरिपोइतेकेस से कंफ्यूज नहीं होना है। पोएटिका आ रहा है, इसका मतलब किसका है? अरस्तु का है। और पेरिप्सुस आ रहा है, ये किसका है? इप्सुस आ गया, किसका है ये? लोंगिनस का है। ये ग्रंथ जितने भी अब तक पूछा है, पूरे चांसेस है पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। या तो पेरिप्सुस पूछा जाएगा, हालांकि पेरिप्सुस इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया कि लोंगिनस ने क्या कहा, ये क्या नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, तो कम ही प्रश्न आते हैं। जो सिलेबस में नाम स्पेशली दे रखे हैं वही आते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ज्यादा अध्ययन करेंगे। जो लोंगिनस वगैरह जो भी अन्य व्यक्ति हैं काव्य शास्त्री, उनके ऊपर हम केवल केवल जो सरसरी नजर से देखेंगे, ताकि हमारा प्रश्न भी वहां से भी अगर आ जाए तो हम अप्रोच कर सकें इजीली। आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि अरस्तु ने, प्लेटो ने और लोंगिनस ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। पेरी इप्सुस ग्रंथ अरस्तु का नहीं है, अरस्तु का पेरी पोइतिकेस है। पेरी पोइतिकेस है, पेरी पोइतिकेस है, याद रख लेना, याद रख लेना ये बात। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की बात होगी। प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। उनका कहना है कि प्रकृति का अनुकरण है कला, और क्योंकि प्रकृति का अनुकरण कुछ चीजें होती है, उन चीजों का अनुकरण कलाकार करता है, इस करके वो मतलब त्रिधा अपेत हो जाता है, अर्थात मतलब प्रकृति से इतना दूर हो जाता है, उसमें कृत्रिमता आ जाती है, उसमें अलंकार आ जाते हैं, बिना मतलब की चीजें आ जाती है, तो वो कला किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है। और इस वजह से इन्होंने कलाकारों को अपने से आदर्श राज्य से बाहर निकाल देने की घोषणा कर दी थी। लेकिन वहां पर भी ये कुछ स्कोप रखते हैं। वो कहते हैं कि जो आख्यानवादी और महाकाव्य टाइप की रचनाएं हैं, उसको रचने वाले जो लोगों को नैतिकता और सामाजिकता से भर दे, इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के कलाकारों का तो मेरे राज्य में स्वागत है। ठीक है। प्लेटो क्या करना चाहते थे? प्लेटो ने देखा कि कलाकार जो त्रासदी की रचनाएं करते हैं, इससे लोगों का मोरल डाउन हो रहा है, और लोग क्या हो रहे हैं कि भाव विशृंखल टाइप में, ऐसे मतलब भाव स्खलन टाइप में हो रहे हैं, अतिशय भावुकता आ रही है उनके अंदर, जबकि ऐसी नहीं चाहिए। मजबूत लोग बनाने, योद्धा टाइप के लोग बनाने हैं, जो इस प्रकार के लोग बनाने जो वीरों की पूजा करे, वीरों को ही अपना आदर्श माने, कवियों को अपना आदर्श नहीं माने, कमजोर व्यक्ति उनके आदर्श नहीं हो। तो कुल मिला के बात यह है कि कला को इन्होंने समाज से और नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया था। किसने? प्लेटो ने। अरस्तु ने कहा नहीं, कला केवल अनुकरण नहीं है, कला के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, विरेचन होता है, त्रासदी जरूरी है, क्योंकि उससे विरेचन होता है, हमारे जो मन के खराब भाव है वो बाहर निकल जाते हैं। साइंस से जोड़ के देखा इन्होंने, जीव विज्ञान से जोड़ के देखा, और ये भी कहा कि कलाकार अनुकरण तो करता है प्रकृति का, लेकिन नकल नहीं करता पूरी तरीके से। चीजें दो प्रकार से होती है, एक तो जैसी है, अगर जैसी है का जैसा वैसा लिख दिया तब तो वो नकल है। कलाकार ये नहीं करता, कलाकार ये देखता है जैसी है वैसी क्यों है, उससे कुछ बेहतर होनी चाहिए, जैसी चाहिए उसके बारे में लिखता है, उसकी खोज करता है कलाकार। इस वजह से कला एक अच्छी वस्तु है, अच्छी चीज है, कलाकारों को राज्य से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दोनों के विचार यहाँ पर पृथक है। क्लियर होगी? सिर्फ सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अरस्तु की बात आई, 384 ईस्वी के अंदर उत्पन्न हुए थे ये, पैदा हुए थे, उत्पन्न क्या हुए थे, और इनके बारे में, ग्रंथों के बारे में हमने बात कर ली थी। सिद्धांत कौन कौन से इनके? अनुकरण, त्रासदी और विरेचन, ये भी बात कर लिया था। अब आ गया लॉन्जाइनस। लॉन्गिनस भी बोलते हैं, लॉन्जाइनस भी बोलते हैं। ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी और ईस्वी पूर्व तीसरी से पहली शताब्दी के बीच में कहीं माना जाता है। तो आप ये एक थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना कि यहाँ पर है, स्कोप है यहाँ पर। और पेरियोप्सिस, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। आगे देखते हैं कौन आगे। अब आते हैं, देखिए, सीधा वहां से कूदकर, प्राचीन काल से सीधा कूदकर मध्य काल को लांघते हुए लगभग हम पहुंचते हैं आधुनिक काल में। किसमें? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर। आधुनिक काल के अंदर हमें दो लोगों को याद रखने की जरूरत है, जो हम देखिए जोड़े में कर रहे हैं याद, इस वजह से कह रहा हूं। यहाँ जो नया जोड़ा बनेगा वो दो लोगों का बनेगा। एक तो आगे विलियम वर्ड्सवर्थ,
और दूसरा है एस.टी. कोलरिज। ये दोनों व्यक्ति साथ साथ में हैं। जैसे प्लेटो और अरस्तु साथ साथ में थे और लॉन्गिनस को हमने उसके साथ चिपका दिया। ठीक है, उन तीनों का ग्रुप था। यहाँ पर दो लोगों का ग्रुप है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। ये दो लोगों का ग्रुप है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में। ये जन्म वर्ष है ना, ये बहुत याद रखने की जरूरत है। यूजीसी नेट के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहले कौन बाद में कौन हुआ था। और जो एस.टी. कोलरिज है, इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। याद रह जाएगा। वर्ड्सवर्थ से 2 वर्ष छोटे हैं कोलरिज। बिल्कुल क्लियर रह जाएगी बात। वर्ड्सवर्थ कब हुए थे? 1770 में। कोलरिज हुए थे 1772 के अंदर। इन दोनों की मैत्री को आपको याद रखना है, साथ साथ में हुए थे। वर्ड्सवर्थ ने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत था काव्य भाषा का। इनकी कुछ रचनाएं हैं वर्ड्सवर्थ की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। काव्य भाषा का सिद्धांत दिया इन्होंने। क्या सिद्धांत है उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले इनकी रचनाएं देख लेते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, द प्रिलूड, रिक्लूज, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द सॉलिटरी रीपर। देखिए, कविता के अंदर एक भाव होता है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद के अंदर व्यक्तिवाद, वैयक्तिक भावनाएं प्रबल होती है और प्रकृति के व्यक्ति निकट होता है। सीधी सीधी इतना सा आप मतलब समझता, बाकी व्यापक अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ताकि ये रचनाएं चारों आपको याद रह जाए, इस वजह से यही बोल रहा हूँ कि स्वच्छंदतावाद के अंदर ये होता है कि वैयक्तिक भाव प्रबल होते हैं। व्यक्ति अपने बारे में बात करना चाहता है, अपने अंतर्मन की बात करता है और प्रकृति को और अपने मन को जोड़ते हुए कुछ इस प्रकार की कविताएं लिखता है। और वो इसी प्रकार से कहता है, भावुक टाइप का व्यक्ति होता है। कुल मिला के ये बात है, भावनाओं की अतिशयता होती है उसके अंदर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज, ये दोनों ही स्वच्छंदतावाद के लेखक हैं। स्वच्छंदतावाद के लेखक, स्वच्छंदतावाद के लेखक आपको याद रखना है। इनकी रचनाएं क्या है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। कैसे याद रखोगे आप? स्वच्छंदतावाद, वैयक्तिक व्यक्ति होता है, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहता है उधर घूम सकता है। और लोनली, अकेलापन, व्यक्ति से याद रह जाएगा। रचनाएं आपको हूबहू पूरे नाम याद रहे हैं जरूरी नहीं, लेकिन आपको कुछ कुछ अंदाजा याद रह जाना चाहिए, ताकि वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप वहां टिक मार्क कर सको इजीली कि ये पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ। लोनली आ रहा है, वर्ड्सवर्थ से संबंधित है कहीं ना कहीं। अब इन्होंने एक लिखी थी आत्मकथा अपनी, उसका नाम है द प्रिलूड। द प्रिलूड 1805 ईस्वी में लिखी थी ये, द प्रिलूड। और रिक्लूज क्या है? उसका उत्तर भाग है। ये प्रिलूड तो हो गया पहले का भाग, अर्थात जीवन के प्रारंभिक वर्षों को लेकर लिखी हुई। और फिर उन्होंने कहा कि भाई बाद के वर्षों के बारे में भी लिखूंगा, लेकिन इस चीज को ये क्या कहे, लिख नहीं पाए, इस वजह से ये अधूरा ही रह गया। तो द प्रिलूड याद रखना आपको, 1805 में लिखी इन्होंने। जब ये 35 साल के थे तब इन्होंने ये लिखती थी। अब कोई भी व्यक्ति जो अत्यधिक भावुक टाइप का है ना, उसी को लगता है कि जो भौतिकवादी विश्व है ना, ये हमारे जीवन में बहुत ही बाधा बनकर ऊपर रहा है और ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक इतना फेमस सेंटेंस है पूरे अंग्रेजी साहित्य के अंदर कि आज के समय तो एक क्लीशे बन चुका है। द वर्ल्ड इज टू टू मच विद अस, इसका अर्थ हो गया कि जो भौतिकवादी विश्व है, इसका हमारे जीवन के अंदर अत्यधिक इंटरफेयर, हस्तक्षेप है और हम इससे परेशान हो गए हैं। अर्थात अकेलापन चाहता है। द सोलिटरी रीपर, द सोलिटरी रीपर, इसको भी आप सोलिटरी को भी अकेलेपन से जोड़ सकते हैं। तो ये 4 रचनाएं इनकी हो गई। ये आपको रचनाएं जो याद करनी है। एक जो अन्य रचना है जिनके लिए ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, वो तो वैसे ही याद हो जाएगी क्योंकि उसके बारे में तो लंबी बातचीत करनी पड़ेगी। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, द प्रिलूड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द सॉलिटरी रीपर। सब में एकाकी भाव आ रहा है इन सारी 4 ही रचनाओं के अंदर। तो आपको वर्ड्सवर्थ को ऐसे याद करना है। ये भाव कॉलेज के अंदर इतना नहीं मिलेगा, उनकी रचनाओं को अलग ट्रिक अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर इससे कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। देखिए, याद करने की जो ट्रिक होती है ना, वो केवल और केवल निमोनिक्स वगैरह या फिर कुछ के याद कर लिया, इससे नहीं होती है। आपको हर एक चीज के लिए एक नई तरीका ईजाद करना पड़ता है, क्योंकि वो तरीका आपका इतना यूनिक होता है कि वो वहीं पर सेट होता है और उसी से आपको याद हो जाता है। अगर आप द वर्ड्सवर्थ को, द नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर पढ़ेंगे 2-3 बार, तो आपको ये जो 4 रचनाएं हैं और मैंने जिस हिसाब से बताया, उस हिसाब से अगर आप अपने अंदर उतारेंगे, तो ये 4 रचनाएं आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। भले ही आपको कुछ पूछे तो आपको याद नहीं आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको ये याद आ जाएगी। क्लियर है बात?
ये हो गई 4 रचनाएं। द प्रिलूड, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द सॉलिटरी रीपर। ये आत्मकथात्मक है द प्रिलूड। अब इन्होंने लिखा था इनके जीवन के अंदर, वर्ड्सवर्थ के जीवन के अंदर, और हम कह सकते हैं कि कॉलरिज के जीवन के अंदर एक साल अत्यधिक आगे देखते हैं ना, लिखा हुआ है वो 1795। ये मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा है ताकि आपको कुछ यूनिक सा लगे और आपकी नज़र यहाँ पर जाए। 1795 का महत्व अत्यधिक है कोलरिज के और वर्ड्सवर्थ के जीवन में। कारण क्या है कि दोनों की मुलाकात होती है यहाँ पर। पहली बार मिलते हैं, और जब पहली बार मिलते हैं तो अपने विचार, जो कविता को लेकर जो अपने विचार हैं, उनको एक दूसरे के सामने रखते हैं। और इससे क्या उभरता है, दोनों के मिलने से, आपस में बात करने से, विचार साझा करने से साहित्य की सबसे सृजनात्मक मैत्री बनकर निकलती है। और फिर करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से विचार साझा करते हैं और अपना कविता लिखना शुरू करते हैं। 1795 में मुलाकात हो गई, ठीक है। और इस मुलाकात होने की वजह से फिर 1798 के अंदर, 1703 साल बाद में, लिरिकल बैलेड्स नाम से एक काव्य संग्रह निकालते हैं। कब निकालते हैं? इसका पहला संस्करण 1798 के अंदर लिरिकल बैलेड्स के नाम से। क्लियर है बात? पहला संस्करण है ये। फिर निकालते हैं 1800 के अंदर सेकंड, 1802 के अंदर थर्ड, और 1815 के अंदर फोर्थ। ये काव्य संग्रह निकलते हैं, 4 काव्य संग्रह निकलते हैं। समझ में आ गई बात? 1798, 1800, 1802 और 1815 के अंदर। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से वर्षों में संस्करण निकले इनके। याद रह जाएगी ये बात। काव्य संग्रह कौन सा है? नाम क्या है? लिरिकल बैलेड्स। और ये एक तरीके से क्रांति है, स्वतंत्रतावादी क्रांति है साहित्य के अंदर। 1789 के अंदर फ्रांस को आजादी प्राप्त हुई, नहीं, फ्रांस की क्रांति हुई, सॉरी। और इस क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सबसे पहले कौन सा शब्द था? स्वतंत्रता। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ ये भी समझा जाया गया कि स्वतंत्रता होगी, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होगा और हर एक प्रकार से जैसा चाहे वो अपने जीवन में वैसा कर सकता है, पूरी आज़ादी होगी। और ये जो दोनों ही मित्र हैं, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। और क्रांति के साथ में ही बह चले थे, बहुत सारे कवि हुए थे उनके साथ में, ये भी बह चले। लेकिन इनका जो बहाव था वो इतना ज़्यादा व्यापक था कि पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। अंग्रेजी साहित्य का इनका जो बहाव था पूरी दुनिया में फैल गया था, और नाम हो गया था इनका, इनके लिरिकल बैलेड्स का। इस लिरिकल बैलेड्स के अंदर कुल 33 कहानियां थी, नहीं, कविताएं थी। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, 33 कविताएं थी। उसमें से 24 कविताएं थी वर्ड्सवर्थ की, और 9 कविताएं किसकी थी? कोलरिज की। ज़्यादा किसकी थी? वर्ड्सवर्थ की। इसलिए लिरिकल बैलेड्स अधिकतर कोलरिज का ही संग्रह माना जाता है, नहीं, इसका वर्ड्सवर्थ का ही संग्रह माना जाता है। अब इस लिरिकल बैलेड्स के साथ में एक दिक्कत ये हुई कि 1800 के अंदर जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, 1800 में जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, उस संस्करण की भूमिका लिखनी तो थी कोलरिज को। किसको लिखनी थी? कोलरिज को। लेकिन मजबूरी में लिखनी पड़ी वर्ड्सवर्थ को। किसे लिखनी पड़ी? वर्ड्सवर्थ को लिखनी पड़ी। और वर्ड्सवर्थ ने इसकी जो भूमिका लिखी लिरिकल बैलेड्स की, तो कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं लिरिकल बैलेड्स की भूमिका, और जो अंग्रेजी नाम दिया गया उसको, क्योंकि बाद में ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी हो गए, क्योंकि बहुत लंबी व्यापक भूमिका लिखी थी और उसमें कुछ सिद्धांत दिए थे। सिद्धांत किससे संबंधित थे? और वही सिद्धांत अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में है। काव्य भाषा का सिद्धांत किसका? वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ ने भूमिका लिखी थी। ये जो काव्य भाषा का सिद्धांत है वो किसमें प्रकट किया इन्होंने? लिरिकल बैलेड्स की जो दूसरा संस्करण है 1800 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसकी भूमिका के रूप में लिखा था। और उस भूमिका को आज के समय क्या कहते हैं? द प्रीफेस, नहीं, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, या हिंदी में इसको कह सकते हैं लिरिकल बैलेड्स की भूमिका। क्लियर है बात?
इस भूमिका के अंदर उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अपने भाव रखे थे, उनमें से एक भाव यही था, कविता सशक्त भावों का स्वैच्छिक प्रवाह है। कविता सशक्त भावों का स्वैच्छिक प्रवाह है। अंग्रेजी में कहते हैं पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं, बाद में आलोचनात्मक दृष्टि से कहते हैं कि कविता जो भाव गलदस्रु भावुकता है, उल्टी है, एक प्रकार से भावों की उल्टी है कविता, और कुछ भी नहीं है, ये भी कहते हैं। और इस वजह से इसकी आलोचना भी होती है इस परिभाषा की। और ये भी है क्योंकि ये केवल कविता की बात करता है, काव्य के संपूर्ण रूपों की बात नहीं करता, नाटक की बात नहीं करता, उपन्यास की बात नहीं करता, इन चीज़ों की बात नहीं करता, जबकि कॉलेज के समय तक तो उपन्यास लिखे जा चुके थे। ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पर और रह जाता है, जिसके ऊपर भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। वो प्रश्न ये है कि अचानक कॉलेज के समय या वर्ड्सवर्थ के समय ये स्वच्छंदतावाद का भाव इतना ज़्यादा प्रबल होकर क्यों उभरा? उसके पीछे की भी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। एक तो हमने बताई थी कि 1789 की फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, इस फ्रांस की क्रांति से लोगों को अत्यधिक स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली। लेकिन ये फ्रांस की क्रांति के पीछे भी एक इतिहास है, और केवल फ्रांस की क्रांति नहीं, पूरे यूरोप के अंदर एक ऐसी भावना का उबाल आने लगा था। आपको पता हो कि 1500 से 1700 ईस्वी के लगभग इस शताब्दी के अंदर प्रबोधन नाम की एक घटना हुई थी यूरोप के अंदर, जिसको हम इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं। रेनेसा रेनेसा कहते हैं। रेनेसा अर्थात प्रबोधन, अर्थात व्यक्ति ने नए तरीके से सोचना शुरू किया, बुद्धिवादी तरीके से सोचना किया। बौद्धिकता अत्यधिक हावी हो गई, और बौद्धिकता हावी होने से विज्ञान भी हावी हुआ, विज्ञान के नए नए आविष्कार होने लगे, और इन सारी चीज़ों के होने के कारण अतिशय निर्माण होना लगा। मतलब इस तरीके से होने लगा कि जैसे आप मानिए कि प्रकृति जो अपने सामान्य रूप में थी, वह वैसी नहीं रही, क्योंकि सड़कें बनने लगी, इलेक्ट्रिसिटी के आने लगी, लाइट आने लगी, ये जो इंजन वगैरह होते हैं भाप के, इनका आविष्कार होने लगा। और जितनी भी निर्माण की गतिविधियां हैं, विनिर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन का कार्य, ये बहुत तेज गति से हुआ। इतना तेज गति से हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा उस समय के अंदर, वहां के आसपास के क्षेत्रों के अंदर। और हर जगह क्या था, बुद्धि का प्राबल्य था, कि सब कुछ जो भी कोई बात करता कि नहीं, प्रबुद्ध तरीके से सोचिए, बुद्धि से सोचिए, तार्किक सोचिए, सब कुछ सोचिए। मतलब बुद्धि की उल्टी होने लगी थी लोगों पे, इतने ज्यादा बुद्धिवाद हावी हो गया था। और जब बुद्धिवाद ये होता है मनुष्य के जीवन के अंदर, कि जब एक भाव कोई हावी हो जाता है, तो उसका विरोध करने के लिए उसका विपरीत भाव पैदा होता है, या फिर उसके अंदर कुछ सुधार के लिए एक नया भाव पैदा होता है, या तो बिल्कुल विपरीत भाव पैदा होता है, या उस भाव के अंदर जो अतिशयता है, उसके अंदर से गलत तत्वों को निकाल कर एक अच्छा भाव और उसका सुस्पष्ट संस्करण पैदा होता है। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुद्धि की अतिशयता थी, तो भाव कहाँ गए? तब लोगों को लगा कि भावों की कमी है। तब प्रबोधन काल की जो भाव अतिशयता है, उसके विरोध के अंदर स्वतंत्रतावाद का उदय होता है। कोल्ड्रिज और वर्ड्सवर्थ तथा इस प्रकार के अन्य जो लेक पोइट्स कहे जाते थे उस समय के, उनके द्वारा। ये कारण थे उसके। अब जो ये लिरिकल बैलेट्स की भूमिका प्रकाशित हुई थी 1800 के अंदर, इस भूमिका के अंदर क्या कहा था वर्ड्सवर्थ ने? वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा को लेकर कुछ अपनी बातें रखी, क्योंकि कोल्ड्रिज की भी कविताएं इसके अंदर प्रकाशित थी, और वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे इसकी भूमिका। और कोई अगर कवि दूसरा भी कविताएं लिख रहा है अपने उस संग्रह के अंदर, तो ये समझा जा सकता है कि वो भी इससे सहमत है। अगर सहमत नहीं है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका विरोध करके और जताना पड़ेगा कि मैं इन भावों से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, जो भूमिका थी उससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे मतैक्य नहीं रखता। इस जो दूसरा संस्करण है, उसके अंदर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो भाषा है काव्य की, वो जन भाषा होनी चाहिए। एक तो ये बात रखते हैं। दूसरा वो कहते हैं ग्राम भाषा रहनी चाहिए। तीसरा कहते हैं कि अलंकार से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि जो बौद्धिक लोग हैं, जो कविताएं कर रहे थे उस समय प्रबोधन काल के अंदर, उनके अंदर अत्यधिक अलंकारों की अतिशयता थी, बौद्धिकता की अतिशयता थी, शब्दों को बहुत ही ऐसे क्या बोलते हैं, ढूंढ ढूंढ के रख रहे थे, तो भाव प्रवाह बाधित हो रहा था वहां पर, अलंकार अतिशयता हो गई। और गद्य और पद्य की भाषा उस समय अलग अलग होती थी। इन्होंने कहा गद्य पद्य की भाषा जो है एक होनी चाहिए। ये तीन इनके मुख्य मत थे वहां पर, इस
लिरिकल बैलेड्स की भूमिका के अंदर जो काव्य भाषा के संबंध में कहा था इन्होंने, काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, एक तो ये है इसके अंदर 3। अब इसके 3 को विस्तृत व्यापक तौर पर तुम बाद में पढ़ ही लेंगे क्या है, लेकिन सामान्य चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए, इन्होंने ये लिख दिया और ये बात कोलरिज को जची नहीं। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं सहमत था आपकी इस बात से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ये गलत बात है आपकी। तो गलत बात है तो गलत तरीके से फिर उसका विरोध भी क्या सही तरीके से विरोध भी करना ज़रूरी है। हमने कहा था सैमुअल टेलर कोलरिज, कोलरिज का जन्म हुआ था 1772 ईस्वी के अंदर, वर्ड्सवर्थ से 2 वर्ष बाद में। याद रह जाएगी ये बात। अब इनकी किताबें पढ़ते हैं। कोलरिज शब्द है और कुबला, कोलरिज ले ले कह ले इसके अंदर आता है, तो कुबला खान इस रचना को आपको याद रखना है। 1797 के अंदर कुबला खान, एक अंग्रेज इस प्रकार की खान नाम से, एक कुबला नाम से सरनेम से कोई रचना लिख रहा है, ये एक बड़ी बात है, तो आपको याद रखना कुबला खान, एक तो इनकी रचना है। द राइम ऑफ द एनिशिएंट मेरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, ये किसकी रचना है? कोलरिज की। मेरिनर कोलरिज 1797 1797 के अंदर ये रचना आई थी। बायोग्राफी लिटरेरिया जो रचना है इसको हम बाद में देखेंगे। कुछ रचनाएं हैं जैसे चर्च एंड स्टेट, चर्च एंड स्टेट 1830 के अंदर आई। रचना किसकी है? ये कोलरिज की है, याद रखना, चर्च एंड स्टेट कोलरिज की। चर्च के अंदर क्या होता है? कन्फेशन किया जाता है ना, यीशु के सामने बैठ कर उन्होंने जीवन में अगर कोई गलती की है तो कन्फेशन किया जाता है कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, पश्चाताप करता हूँ। तो चर्च और फिर कन्फेशन कौन करता है? कोलरिज करता है। इस तरीके से आप याद करेंगे चीज़ों को तभी याद रहेगी, चर्च एंड कन्फेशन। लेकिन इनकी जो मुख्य चीज़ें हैं ना, जो काम की चीज़ें हैं अपने लिए, वो क्या है? एक तो हो गया लिटरेरी रिमेंस, लिटरेरी रिमेंस ये क्या आलोचनात्मक रचना है? लिटरेरी रिमेंस, लिटरेरी रिमेंस द रेम ऑफ एंशिएंट मेरिनर। और एक रचना है इनकी द फ्रेंड, ये 1817 में प्रकाशित हुई थी। द फ्रेंड, द फ्रेंड, याद रखना फ्रेंड किसके थे? ये वर्ड्सवर्थ के। और फिर इन्होंने, क्योंकि शेक्सपियर हो चुके थे इनसे पहले, तो इन्होंने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर भी लिखी थी। शेक्सपियर के ऊपर लेक्चर किसने लिखे थे? कोलरिज ने। अर्थात कोलरिज ने काफ़ी अच्छी खासी रचनाओं की संख्या लिखी थी, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी। और एक है इनकी एड्रेस टू रिफ्लेक्शंस, एड्रेस टू रिफ्लेक्शन, एड्रेस टू रिफ्लेक्शंस, याद रह जाएगी। अब जो महत्वपूर्ण रचना है जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, ये तो इतनी पूछी भी नहीं जाती जितनी ये पूछी जाती है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। जब काव्य भाषा का सिद्धांत दिया था वर्ड्सवर्थ ने, तो उसका विरोध जताने के लिए तथा काव्य संबंधी अपने नए सिद्धांतों को प्रकट करने के लिए इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया नाम की पुस्तक लिखी थी 1817 ईस्वी के अंदर। 1800, इसलिए 1817 ईस्वी भी महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो पुस्तक किसकी है? ये पूरी तरीके से इन्हीं की है, इसमें कोई वर्ड्सवर्थ का रोल नहीं है। वर्ड्सवर्थ का रोल केवल लिरिकल बैलेड्स के अंदर है। कंफ्यूज मत होना, लिरिकल बैलेड्स और बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर आदमी कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, होना है। समझ गए बात को? बायोग्राफी लिटरेरिया किसने लिखी थी? कोलरिज ने लिखी थी। और इसी के अंदर कल्पना का सिद्धांत दिया था इन्होंने। कल्पना का सिद्धांत दिया था। और कल्पना कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक, द्वितीय, फिर रम्य कल्पना, स्वैर कल्पना क्या क्या होती है, इन सब के बारे में बताया था। वो हम देखेंगे अगली क्लास में, अपनी जो अलग क्लास होगी उसके अंदर। ये चीज़ें याद रह जाएगी। द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, कुबला खान, बायोग्राफी लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट तथा चर्च में कन्फेशन, ये दोनों अगर इतनी भी याद रहेगी ना आपको, तो भी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। जैसे लिटरेरिया शब्द आ रहा है और यहाँ पर भी लिटरेटरी शब्द आता है बार बार, है ना, तो ये कर लो। द फ्रेंड, अर्थात इन्होंने पहले विरोध किया अपने फ्रेंड का कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है वर्ड्सवर्थ को। फिर उन्होंने कहा चलो यार इसको राजी करते हैं, तो द फ्रेंड वापस रचना लिखती है इन्होंने उसके ऊपर। उस लिखी तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं उनके ऊपर लिखी है द फ्रेंड, तो ये याद रह जाएगी। एड्रेस टू रिफ्लेक्शन, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ये याद रख लेना। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के ऊपर एक ही व्यक्ति ने लेक्चर दिए थे अपने जो पाठ्यक्रम में रचनाओं की दृष्टि से, नाम की दृष्टि से। वो कौन है? कोलरिज है। तो कोलरिज को याद रख लेना इस प्रकार से। कोलरिज और ये जो क्या नाम है इनका पहले, वर्ड्सवर्थ, ये दोनों इंग्लैंड के ही है। कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के रहने वाले। कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं। अब इन्होंने क्या कहा था?
उसने क्या कहा था, वर्ड्सवर्थ ने, उन्होंने कहा था कविता जो भाव होते हैं, स्वैच्छिक भाव, उनका प्रवाह है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कहा था उसने। और इसने कहा था कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। इन्होंने कहा कविता ऐसे कुछ नहीं है, भाव ही नहीं है, क्रम भी इसका सही होना चाहिए, शब्द भी अच्छे होने चाहिए। जबकि उन्होंने क्या कहा था, ग्रामीण और जन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो भाषा हमारे मन से निकलती है उसी का प्रयोग करना चाहिए, अलंकार युक्त भाषा, शब्द ढूंढ ढूंढ के लेके आने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अब एक चीज यहाँ पर, ये 4 लेखक हो गए, 5 अब तक चीज हो गई। कोलरिज और वर्ड्सवर्थ का तो ग्रुप हो गया, लॉन्गिनस, अरस्तु और प्लेटो का ग्रुप हो गया। एक जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा में आ रखा है, क्योंकि जो हिंदी कविता है उसके ऊपर इनका काफी प्रभाव है और विश्व साहित्य पर भी इनका प्रभाव है। और मध्यकालीन जो मध्यकालीन तो नहीं कह सकते इनको, 1822 तो मैथ्यू अर्नोल्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनके भी कुछ रचनाएं हैं, उनको भी याद रखने की जरूरत है। चर्च एंड स्टेट इनका भी है और चर्च एंड स्टेट इनका भी है, कैसे आ सकता है दोनों चीजें। ये इसके बारे में फिर से हम देखेंगे ना, चर्च एंड स्टेट मुझे लगता है होनी तो उनकी चाहिए, कोलरिज की, लेकिन यहाँ पर भी शायद हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से आ गया होगा। चर्च एंड स्टेट इनकी तो मुश्किल लग रही है, मैथ्यू अर्नोल्ड की तो एक बार इसको थोड़ा आप डाउटफुल मान लेना। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, एक तो एसेज इन क्रिटिसिज्म है, एसेज इन क्रिटिसिज्म पहली रचना। फिर लिटरेचर एंड ड्रामा, अच्छा ये पूरा नाम ऐसे ऐसी है, फिर ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये जब इनकी क्या है, चर्च एंड स्टेट है। कोल्ड्रिच की रचना क्या है, चर्च एंड स्टेट है। और ये जो रचना है इनकी मैथ्यू अर्नोल्ड की, उसका नाम है एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, कल्चर एंड एनार्की। तो यहाँ पर जो आपको सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है वो है एसेज इन क्रिटिसिज्म, एक तो रचना मैथ्यू अर्नोल्ड की, और दूसरी है लिटरेचर एंड ड्रामा। एक आगे और भी आएगी, लिटरेचर एंड पोइट्री या पोइट्री एंड ड्रामा, पता नहीं किसी की रचना आएगी आगे, पोइट्री एंड ड्रामा। तो लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, कल्चर एंड अनार्की और एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये रचनाएं किसकी है, मैथ्यू अर्नल्ड की। मैथ्यू अर्नल्ड कब पैदा हुए थे, 1822 के अंदर। किनके बाद में, कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के बाद में पैदा हुए थे। इतना सा याद रखना है, और इनसे ज़्यादा कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, इनका सिद्धांत क्या है वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा, अगर समय रहेगा हमारे पास में, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा कर भी लेंगे जब हम व्यापकता में बताएंगे। व्यापकता का अर्थ ये हो गया, ये 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, 1 सवा 1 घंटे की, और जो अगली क्लास होगी 2 ढाई घंटे की होगी, उसके अंदर सारा जो कल्चर है उससे बाहर सवाल ही नहीं जाएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे ना, 2 ढाई घंटे की क्लास लेंगे एक, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप ये मानते हो कि प्रत्येक यूनिट, जितनी भी 10 यूनिट है अपनी, उस यूनिट में से हमको जो रचनाओं वाली यूनिट है उनको छोड़ के बाकी यूनिट को 4-4 5-5 घंटे तो देना ही पड़ेगा, उसके बजाय तो काम नहीं होगा उसके ना। तो ग्रुप बना लिए थे हमने, 2 का बनाया था, 3 का बनाया था, अब 2 लोगों का और ग्रुप बना लेते हैं। एक हो गए इलियट और एक हो गए रिचर्ड्स। 1888 ईस्वी के अंदर पैदा हुए, और ये 1893 ईस्वी में पैदा हुए। जब किसी के मोबाइल नंबर याद रखने हो ना, अगर आप एक एक अक्षर याद रखोगे तो बहुत मुश्किल है याद रखना, और हो सकता है कुछ दिनों में भूल जाओ। फिर उसी नंबर को आप 2-2 के ग्रुप में रखते हैं तो याद हो जाता है, और फिर अगर उसको 5-5 के ग्रुप में रखें तो जीवन भर नहीं भूलते हैं। ये होता है एसोसिएशन चीज़ों का। इस वजह से कोशिश की जानी चाहिए कि साथ में याद रखें चीज़ों को, किसी भी तरीके से ग्रुप बना के चीज़ों को याद रखेंगे ना, तो एक गुच्छा का गुच्छा क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, जैसे आप ये मान लो एक दीवार है मेमोरी, और जैसे ईंट जिस प्रकार से रखते हैं ना पास पास में, वैसे दिमाग के अंदर है ना ऐसे ऐसे रखी जाती है ईंटें। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ना छोटे छोटे किरचे होते हैं ना, वो रखते हैं उस दीवार के अंदर, या पूरी एक ईंट के अंदर बंडल का बंडल रखते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। तो बंडल का बंडल जो होता है ना, वो अपनी मेमोरी में रखने का प्रयास कीजिए, उससे याद इजी रहेगा आपको। जहां पर भी आप भूलोगे आपको याद आएगा पूरा का पूरा बंडल, कंफ्यूजन की सारी संभावनाएं दूर हो, आशंकाएं दूर हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं ग्रुप में याद करवाने की कोशिश करता हूँ। एलियट 88 में पैदा हुए, और रिचर्ड्स क्या हुए, उनके 5 साल बाद में पैदा हुए 1893 के अंदर। आई ए रिचर्ड्स, आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। टी एस इलियट का क्या नाम है, टॉम्स स्टर्न्स इलियट है। आपको इलियट नाम रखो, इतना ही बहुत है याद रखना। तो रिचर्ड्स कब पैदा हुए, 1893 के अंदर, ये क्रम भी पूछा जा सकता है। कोल्ड्रिज दे दिया,
वर्ड्सवर्थ दे दिया, इलियट दे दिया, रिचर्ड दे दिया, का पहले और बाद का क्रम जचाइए इनका, तो क्या जचाओगे आप? 88 के अंदर कौन पैदा हुए थे? 1888 के अंदर इलियट, अर्थात इलियट वर्ड्सवर्थ और कोल्ड्रिच के बाद में पैदा हुए थे और रिचर्ड्स उनसे भी बाद में पैदा हुए थे। होगी बात। इनकी कुछ रचनाओं को याद करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लो कि ये अमेरिका में पैदा हुए थे। आपने देखा कि जो स्वतंत्रतावाद था वो अत्यधिक हावी, जब स्वतंत्रतावाद के अंदर कोल्ड्रिच और वर्ड्सवर्थ जैसे कवि आए और फिर लेक पोइट्स जितने भी हैं वो पैदा हुए इंग्लैंड के अंदर और आसपास के अलग अलग देशों के अंदर, तब स्वतंत्रतावाद की एक बहार बहने लगी। और अतिशयता किसी भी चीज़ की खराब होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब इतनी भावुकता आ गई कि बस रोना ही रोना बचा चारों तरफ, या फिर खुद के अंदर ही जीने लगे। और जब व्यक्ति या कोई पोइट या कलाकार अपनी सामाजिक भूमिकाओं को भूल जाता है और सिर्फ खुद के लिए जीने लगता है, तब क्या होना है? उसका विरोध होना ही है। इसी प्रकार से तो कहा जाता है, महादेवी वर्मा के लिए भी तो यही कहा गया था कि बाहर आंदोलन चल रहा है और तुम अपने के अंदर जिए जा रही हो, ये क्या तरीका है? कुछ तो अपनी सामाजिक भूमिका को समझो। तो इस सारी चीज़ के अंदर क्या हुआ, जब ये स्वतंत्रतावाद अत्यधिक आने लगा, तो स्वतंत्रतावाद के अंदर जो भावुकता होती है, भाषा के अंदर जो छिछले शब्द आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों के आने के कारण एक व्यक्ति पैदा हुए थे, टी.एस. इलियट, अमेरिका के अंदर 1888 में। ये फिर इंग्लैंड आ गए थे और इंग्लैंड में देखा चारों तरफ भावुकता की बहार चल रही है, तो इन्होंने कहा इसका विरोध करना तो ज़रूरी है, ये सही नहीं तरीका है। अब ये क्या है कि अपने जो इलियट हैं, वो अपने जो जीवन क्रम है, जो उनका क्या बोलते हैं उसकी पारिवारिक जो परिस्थितियाँ थी, वो अभिजात्य प्रकार की थी। और अभिजात्य प्रकार के होने के कारण क्या होता है कि कोई भी जो क्लासिकल, अभिजात्यता का मतलब आप इंग्लिश में समझ लीजिए क्लासिकल। तो जो क्लासिकल व्यक्ति होता है कोई भी, वो राजा महाराजाओं से खानदान से होता है। इस प्रकार से होता है कि उसको जो राजा महाराजा के काल के अंदर जो भाषा होती है, वहाँ का जो संगीत होता है, ठीक उसके अंदर जो सिंसियरिटी होती है, जो प्रलाप नहीं होता अंदरगल, जो स्वतंत्रतावाद के अंदर होता है, वैसी चीज़ें है ना, प्रलाप, बिना प्रलाप की चीज़ें समझ में आती है। बुद्धिवाद होता है वहाँ पर थोड़ा-सा। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभिजात्यतावादी से व्यक्ति थे, शास्त्रीयवादी भी म कहा जाता है इनको। ये इनकी विशेषता थी इनके व्यक्तित्व की। और जो व्यक्ति अभिजात्यवादी या शास्त्रीयवादी होता है, उसकी एक समस्या भी होती है कि वो यथास्थितिवादी भी होता है। अर्थात जो प्राचीन स्थिति है या फिर जो वर्तमान स्थिति, उनमें से किसी एक को बनाए रखना। जो नई चीज़ें चल रही है उसका विरोध करता है, तो इसने क्या कर दिया, ये जितने भी स्वतंत्रतावाद वगैरह है उसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर अत्यधिक भावुकता भरी चीज़ें थी। तो स्वतंत्रतावाद विरोधी हो गया। और क्योंकि ये अभिजात्यवादी है, क्लासिकल है, तो क्या देगा, परंपरा को महत्व देगा कि नहीं देगा? फिर ये व्यक्ति क्योंकि भावुकता का विरोधी है, भावुकता वैयक्तिक होती है, तो वैयक्तिक चीज़ों का भी विरोध करेगा। तो वैयक्तिक चीज़ों का विरोध तभी कर पाएगा जो किसी वस्तुनिष्ठ समीकरण या वस्तुनिष्ठ बातों को स्थापित कर सके। अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, अर्थात साइंस, विज्ञान की तरह कविता को लेके आना चाहता था। तो वस्तुनिष्ठता को महत्व देगा, परंपरा को महत्व देगा। अतः वस्तुनिष्ठता, और क्योंकि व्यक्तिकरण कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठता को आप इससे भी कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रतावाद के कवि थे, वो क्या कर रहे थे, वैयक्तिक चीज़ों को महत्व दे रहे थे, अपने अंदर की बात बता रहे थे। इसने कहा नहीं, निर्वैयक्तिका, निर्वैयक्तिकता अर्थात खुद दूर रहो कविता के भाव से। अपने अंदर जब आपके पुराने भाव, जो भाव आ रहे हैं, जो भावों का भाव आ रहा है, जब तक वो शांत नहीं हो जाए, तब तक कविता मत लिखो। कविता ऐसी होनी चाहिए कि खुद अपने आप को दूर कर लो उसके भाव से, तभी एक ईमानदार अभिव्यक्ति होगी। ये सारी बातें इन्होंने कही थी, एलियट ने। और जब इलियट ने ये बातें कही, तो इनकी बातों का इतना ज़्यादा असर पड़ा पूरे काव्य के ऊपर, अंग्रेजी काव्य के अंदर, पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसके अंदर, कि यहीं से एक नई धारा शुरू होती है इनके विचारों से ही। हालांकि वो किसी और के विचारों से भी प्रभावित थे, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के योगदान है, लेकिन उसके जो नेता थे वो कौन थे, इलियट थे। और नई समीक्षा का दौर इलियट से ही शुरू माना जाता है।
इलियट की जो हम बात कर रहे हैं ये तो नई समीक्षा का पार्ट नहीं है, लेकिन इलियट बाद में नई समीक्षा के पैरोकार भी बन जाते हैं। उनके यही सिद्धांत नई समीक्षा के पैरोकार भी बन जाते हैं और उसमें सहायक बन जाते हैं। हालांकि उसके उसमें रूसी रूपवाद, जॉन क्रोचे, एजरा पाउंड, ये इतनी जॉन क्रो रैंसम, रिचर्ड्स, आई रिचर्ड जो हम पढ़ेंगे आगे, इन सब की चीजें भी शामिल है उसके अंदर। नई कविता के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो सबसे नेता अगर कोई पूछे कि कौन है नई समीक्षा का, तो ऐसी स्थिति में इलियट वगैरह के इनके विचार नई समीक्षा के नेतृत्व के रूप में सामने उभर कर आते हैं। अब बात करते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको याद करने के भी। टी एस इलियट मुझे बहुत ही अच्छे इस वजह से लगते हैं क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं वो बौद्धिकतावादी तो है ही, लेकिन परंपरा को, ट्रेडिशन को, जो ह्यूमन ट्रेडिशन है जितने भी पुराने प्राचीन समय की, उनको भी अत्यधिक महत्व देती है। और इस दृष्टि से जो जो वेस्टलैंड कविता है वो तो अनुपम है, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वेस्टलैंड कविता की वजह से। सबसे पहली कविता तो है इनकी द सेक्रेड वुड। सबसे पहले पवित्र बात करते हैं, ये द सेक्रेड वुड 1920 के अंदर आई थी। 1920 के अंदर आई थी द सेक्रेड वुड। फिर आई थी वेस्टलैंड 1922 के अंदर। ये कविता आपको द वेस्टलैंड याद रखनी है, उसके कई कारण हैं। कारण ये है कि 1922 के अंदर लगभग जो प्रथम विश्व युद्ध था वो समाप्ति के कगार पर, समाप्त हो ही गया था, समाप्ति के कगार के 1818 में समाप्त हो गया था। और जबरदस्त विध्वंस हुआ था पूरे यूरोप के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो जो देश युद्धरत थे उनकी भूमियों पर। और इस प्रकार से था कि लोग एक दूसरे को इतने मारे बुरी तरीके से कि कविता इस तरह से शुरू होती है कि इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति जीवित रह गया, उसको कोई दूसरे व्यक्ति का भूत मिलता है, फिर वो आपस में बात करते हैं, देखते हैं कि वो जो भूत बन गया है उसको मारा था, कि जो जीवित व्यक्ति उसी ने मारा था, अब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या नहीं है। इस प्रकार की सारी बातें करके ये एक मॉरल निकालने की कोशिश करते हैं कि जीवन कितना एकाकी हो गया विश्व युद्ध के बाद में, और कुछ मॉरलिटी, कुछ भी चीज़ें नहीं बची हमारे लिए सोचने के लिए, करने के लिए। सब कुछ टूट चुका है, मानवीय संबंध टूट चुके हैं, कौन किसके ऊपर भरोसा करे, ये सब कुछ। और इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा? अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो एक दिन ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। और एलियट इस कविता के अंत में भावुक होकर जो एक चीज लिखते हैं, और वो चीज तो मुझे लगता है कि बहुत सारे भारतीयों को, 90% भारतीयों को भी पता नहीं होगी, कि जो जो वेस्टलैंड कविता 1922 के अंदर लिखी गई थी, उस कविता के अंदर एलियट, यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा, 3 शब्द लिखते हैं कि विश्व को इन चीजों से, इस विध्वंस से मुक्ति कैसे मिलेगी, बचा कैसे जा सकता है। तो वो शब्द लिखते हैं दत्त, दयाध्वम रोमन लिपि में, और दमयत। ये 3 शब्द लिखते हैं रोमन लिपि में, लेकिन शब्द हिंदी के। और उसके बाद में 3 शब्द और आते हैं, शांति, शांति, शांति। अर्थात इस विश्व के अंदर अगर शांति चाहिए तो बृहदारण्यक, जो हमारा एक उपनिषद है बृहदारण्यक, उसकी एक पंक्तियां हैं, सूत्र है उसके अंदर, दत्त दैध्वम दम्यत, शांति शांति शांति, ये लिखते हैं। और ये कितनी गर्व की बात है, हमारे जो पुरख हैं, हमारे जो पूर्वज हैं प्राचीन काल के अंदर, उन्होंने उस समय किस प्रकार की चीजें लिख दी थी, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि तुम्हारा देश तो बहुत महान है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है ये भी देख लेते हैं। वो लिखते हैं कि दत्त अर्थात दो, गिव। इंग्लिश में नहीं लिखते, ये देख लेना आप, इस कविता के अंदर ये रोमन लिपि के अंदर लिखा है, गिव, कंपेशन एंड कंट्रोल, ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दत्त दैध्वम दम्यत, शांति शांति शांति, यही शब्द लिखे हुए हैं उसके अंदर। तो दत्त का अर्थ होता है गिव, अर्थात दो, दान करो जितना कर सकते हो, जितना एकत्र करने की कोशिश करोगे उतना ही मोह बढ़ेगा, और उसी से ये सारी जो जड़ है युद्ध की वो खड़ी होती है। दैध्वम, दैध्वम अर्थात करुणा, करुणा करो सब पर, दया करो सब पर, करुणा करो। और दम्यत अर्थात अपनी जो इंद्रियां हैं उनका दमन करो। इसी से क्या होगा, विश्व के अंदर शांति होगी, शांति होगी और शांति होगी। ठीक है, तो ये कविता कौन सी है, द वेस्टलैंड, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उसका अंतिम भाग ये है जो भारत से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उनके अन्य रचनाओं की। होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न, पोइट्री एंड ड्रामा। वहां पर हम क्या देख रहे थे, लिटरेचर एंड ड्रामा किसकी थी, मैथ्यू अर्नोल्ड की। द 3 यूज ऑफ पोइट्री,
कैसे याद करें इस चीज़ को, ये देखिए आप। द वेस्टलैंड तो याद रह जाएगी, द सेक्रेड वुड भी याद रह जाएगी। फिर क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। वेस्टलैंड के अंदर क्या हुआ, युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मर गए, हम मान लेते हैं ड्राइडन भी उसके अंदर मर गए, तो ड्राइडन को होमेज अर्थात श्रद्धांजलि दी, तो ये आ गया। फिर एलिजाबेथन एसेज, एलिजाबेथ का युग मान लीजिए एक आया था, और उस वजह से उसके एसेज इससे संबंधित लिखा। क्या लिखा हुआ इसके इसके अंदर, ये तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा कभी। जो एलिजाबेथन एसेज लिखते हैं अर्थात उस समय के सारे एसेज लिख दिए। फिर इनको लगा कि नहीं यार, सेलेक्ट करते करके लिखते हैं कुछ, तो इन्होंने सेलेक्टेड एसेज लिखे फिर बाद में। और इस सेलेक्टेड एसेज के अंदर ही जो तटस्थता का सिद्धांत है कि कवि को तटस्थ रहना चाहिए अपने भावों से, और फिर जब भाव शांत हो जाए तब उसको स्वच्छ क्रम में कविता के रूप में देना चाहिए, ताकि वो वैयक्तिक ना होकर निर्वैयक्तिक भाव बन जाए, और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क के भाव बन जाए। वो है तटस्थता का भाव, तटस्थता का सिद्धांत। वो किसमें था, सेलेक्टेड एसेज। सेलेक्टेड एसेज मतलब एलिजाबेथन जो एसेज थे उसके बाद में आया था ये, उसमें अच्छे अच्छे एसेज ले लिए, शामिल कर लिए। और इन दोनों के अंदर भी एसेज एसेज बाद में, लेकिन यहाँ पर एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न ये और भी बाद में, यहाँ पर एसेज पहले शुरू हो जाता है। इससे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर एसेज बाद में हो रहा है और फिर यहाँ एसेज हो रहा है, एसेज को याद करना पड़े तब। हाँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मुझे पता है, ये जो इसे याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो, लेकिन इसी तरीके से याद कर पाएंगे। और कोई तरीका है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये आया था 1933 के अंदर। अगर आपको सन भी याद नहीं रहे ना, हालांकि इलियट के सन याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनका क्रम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इलियट का तो पक्का पूछा जाएगा क्रम, क्योंकि इनके हर एक रचना का एक क्रम निर्धारित है। पहले जितने भी हुए थे उसका तो पूरा पता नहीं हमें, कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई, क्योंकि प्रकाशन कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कुछ था नहीं, सिस्टम नहीं था उस टाइम। लेकिन ये 1888 में पैदा हुए, 1900 के अंदर तो सिस्टम आ गया था सारा। कब प्रकाशित हुई, यहाँ इस समय 1920 के अंदर हमारे छायावाद चल रहा था भारत के अंदर, तो छायावाद की रचनाओं का हमें क्रम पता है, तो इनका तो पता होना ही चाहिए, तो हमसे बहुत एडवांस थे। इस वजह से टी.एस. इलियट की जितनी भी रचनाएं हैं उनका क्रम अत्यधिक आवश्यक है कि आप याद रखें। तो क्या करना है, होमेज कैसे दिया पता चल गया, वेस्टलैंड के बाद में दी, एलिजाबेथ आ गई फिर बाद में, एलिजाबेथ के लेख लिखे, लेकिन फिर उन्होंने छांट के लिखा सिलेक्टेड करता हूँ, और सिलेक्टेड एसेज लिखे, और सिलेक्टेड एसेज में ही तटस्थता का सिद्धांत है। फिर उन्होंने देखा कि यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये बीच में आ जाता है एक, आपको याद रखना है यूज करना, ठीक है। यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, मैं पूरा नाम याद रखना है वर्कवाने की जिद भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है पूरा नाम याद रखना मुश्किल है। आप कुछ शब्द याद रख लीजिए, यूज याद रख लीजिए कि एसेज के बाद में यूज, और फिर बाद में एसेज शुरू से। एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न 1936 के अंदर, पोइट्री एंड ड्रामा 1951 के अंदर। पोइट्री एंड ड्रामा कब हुआ, 1951 के अंदर। और लिटरेचर एंड ड्रामा किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड का। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म कब हुआ था, 1822 ईस्वी के अंदर। वो टी.एस. इलियट और टी.एस. इलियट से पहले थे। जस्ट पिछली स्लाइड में ना, हाँ, लिटरेचर एंड ड्रामा ये देखिए। और द थ्री यूज ऑफ पोइट्री, पोइट्री के तीन उपयोग, इसके ऊपर किसने बात की थी, तीन ही क्या थे, दत्त, दैध्वम और दम्यत। तो आप ये याद रखना कि पोइट्री के तीन जो उपयोग की बात की थी, सदुपयोगी, वो भी किसने की थी, टी.एस. इलियट ने, क्योंकि टी.एस. इलियट ने भी तीन सिद्धांत दिए थे अपने वेस्टलैंड पुस्तक के अंदर। दत्त, दैध्वम, दमयत वो भारत से लिए थे। दो, करुणा करो और दमन करो, इंद्रियों का, लोगों का नहीं, दमन। याद रह जाएंगी सारी चीजें, उम्मीद करता हूँ याद रह जाएंगी। सिद्धांत कौन सा दिया था, निर्वैयक्ति का सिद्धांत दिया था, परंपरा की अवधारणा दी थी, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ये दो ही चीज शामिल है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, ये दो ही है, तो इन्हीं दो को पढ़ेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, इतना ही करेंगे इसके अंदर। अब आते हैं, ओहो, आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। पिछले स्लाइड में याद करके देखिए कि क्या बताई थी हमने, एलियट की उम्र क्या, जन्म कब बताया था, 1888 ईस्वी के अंदर। और आइए रिचर्ड्स का कब बताया था, 1893 ईस्वी के अंदर। इन दोनों का ग्रुप बनाना है, रिचर्ड्स का और एलियट का। मैथ्यू अर्नोल्ड का कब हुआ था, 1822 के अंदर। जैसे लॉन्गिनेस अलग से लिखा था हमने, वैसे ही मैथ्यू अर्नोल्ड भी अलग से लिख दिया हमने, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको याद करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एक तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
और एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इन दो को ऐसे याद कर लो आप कि क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं 1924 के अंदर। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो पिछली बार रचनाएं जिसकी रचनाओं में आया था नाम, वो क्या है? अरे क्या हो गया इसके, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म याद नहीं रखना, आपको शब्द यूज याद रखना है ताकि भेद हो जाएगा दोनों चीजों के अंदर। और फिर क्रिटिसिज्म आया था यहाँ पर एसेज इन क्रिटिसिज्म, मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना के अंदर। एसेज इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना के अंदर। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, एक ग्रुप जैसे नोट्स बनाओ ना, तो ये भी लिख लेना क्रिटिसिज्म किन किन के अंदर लगा हुआ है, किस किस की है, विभेद करके ग्रुप बनाकर। दो तरीके होते हैं याद करने का, दोनों तरीके अपनाने पड़ते हैं याद करने के लिए। हम्म, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कब हुआ था? 1924 के अंदर प्रकाशित हुई थी। फिर आती है ये रचना जो बहुत पूछी जाती है इनकी, क्योंकि वैज्ञानिक समीकरण की बात की थी टीएस इलियट ने। ठीक है, वैज्ञानिक समीकरण की है, वैज्ञानिकता कविता के अंदर बात किसने की थी? मुख्यतः इलियट ने की थी। लेकिन साइंस एंड पोइट्री ये जो पुस्तक है वो लिखी रिचर्ड्स ने। ये दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। वैज्ञानिक समीकरण की बात किसने की थी? इलियट ने की थी। लेकिन साइंस एंड पोइट्री जो किताब है 1926 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक कौन है? आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, अर्थात आई ए रिचर्ड्स। सबसे पहले इनकी जो किताब प्रकाशित हुई थी 1924 के अंदर, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये शायद हार्वर्ड नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो टीचर बन गए थे। और फिर बहुत सारे जो टीचर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? आलोचना तो करनी पड़ती है, लिखनी भी पड़ती है, विद्यार्थियों को करानी पड़ती है। तो टीचर के सामने दो चीज़ें होती है, एक तो या तो खुद का कोई आलोचना सिस्टम होता है वो डेवलप करे ताकि लोग भी उससे कुछ सीखें। एक होता है कि जो दूसरे पहले जिस प्रकार की आलोचना कर रहे हैं, नगेंद्र ने क्या कहा था, ये क्या कहा था, उस हिसाब से करना शुरू कर दो, अपना कोई मत रखो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो खुद अपना बनाऊंगा। और अपना बनाने का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि ऑक्सफोर्ड के अंदर बौद्धिक वर्ग आता था, और बौद्धिक वर्ग के सामने एक तो उनको पढ़ाने का मौका मिला और एक उनके सामने अपने भाव विचार रखने का भी मौका मिला। तो ये इनको दोहरा फायदा हुआ। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने सिद्धांत भी दिए कविता को लेकर, और अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी लिखी हुई है? आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स की, आई ए रिचर्ड्स की। साइंस एंड पोइट्री किसकी लिखी है? रिचर्ड्स की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स की। 24, 26 और 29 के अंदर हो जाएगी याद, तीन बातें। फिर ये कहते हैं द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक। द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक, द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक। ये किताबें पक्का इनमें से कोई एक ना एक पूछी जाएगी, इस वजह से आराम से ध्यान लगाकर इनको याद करने की कोशिश कर लेना। ठीक है। द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक, द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक। हाउ टू रीड ए पेज, हाउ टू रीड ए पेज, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कोल्ड्रिज ऑन इमेजिनेशन, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स और बियॉन्ड। ये इनकी रचनाएं हैं, 9 रचनाएं इनकी। और इन्होंने देखो लगभग हर चीज़ के ऊपर लिखने का प्रयास किया। पहले तो इन्होंने क्या किया? प्रिंसिपल दिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। फिर ये कर दिया प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल दे देता कोई आदमी, देखो एक होती है सैद्धांतिक समीक्षा, एक होती है व्यावहारिक समीक्षा। व्यावहारिक समीक्षा का आधार होता है सैद्धांतिक समीक्षा। अगर सैद्धांतिक समीक्षा नहीं है तो व्यावहारिक समीक्षा क्या करेगा? कोई आदमी मान लो किसी चीज़ की, कविता की समीक्षा करना चाहता है, तो उसके कुछ नियम होंगे ना, उस नियम के आधार पर ही वो देखेगा कि ये कविता सही है या नहीं है, इन नियमों पर कितना खरा उतरती है। तो सबसे पहले वो सिद्धांत बनाएगा। जब सिद्धांत बन जाएंगे तब वो क्या करेगा? व्यावहारिक समीक्षा करेगा। व्यवहारिक समीक्षा करेगा। होगी क्लियर बात? सिद्धांत और व्यवहारिक समीक्षा कर लेगा तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आ गया 1929 के अंदर। लेकिन इसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया? साइंस एंड पोइट्री। सिद्धांत बनाए तो इनको लगा कि साइंस तो सिद्धांत के होते हैं, तो सिद्धांत भी, साइंस भी डाल दी पोइट्री के साथ में कि पोइट्री के जो सिद्धांत होते हैं वो साइंस टाइप के बनाता हूँ। याद रह जाएगी तीनों चीजें। फिर आदमी क्या करता है? जब साइंस बना लेता है, साइंस बहुत ज्यादा पढ़ लेता है ना, तो फिर वो फिलोसॉफिकल बातें करने लगता है, क्योंकि विज्ञान से फिर उसका मोह भंग होने लगता है। विज्ञान से उसका मोह भंग होने लगता है, तब वो फिलोसफी झाड़ता है। तो द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक पुस्तक लिखी इन्होंने 1936 के अंदर। लग तो रहा होगा आपको कैसे कैसे बातें कर रहे हैं ये ना, पर यही तरीका याद करने का। द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक, द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक कब हुई थी? 1936 के अंदर।
फिर क्योंकि फिलोसफी आ गई, तब ये कुछ ना कुछ इस प्रकार से प्रश्न करेंगे कि हाउ टू रीड ए पेज, मीनिंग ऑफ मीनिंग, अर्थ का अर्थ क्या होता है, मतलब का मतलब क्या होता है। ऐसी बातें तो कोई फिलोसफर ही कर सकता है कि पेज को कैसे पढ़ना चाहिए, किताब की किसी पेज को कैसे पढ़ना चाहिए, कोई भी बात कोई फिलोसफर ही करेगा इस प्रकार का, या कोई साइंस वाला आदमी करेगा। मीनिंग ऑफ मीनिंग, अर्थ का अर्थ क्या होता है, ये भी बात कौन करेगा, कोई फिलोसफर ही करेगा। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ मीनिंग भी रिचर्ड ने कहा था। रिचर्ड एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। रिचर्ड्स की बड़ी बात यही है कि इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इन्होंने हर एक एस्पेक्ट्स को छूने का प्रयास किया है। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोल्ड्रिज ने जो इमेजिनेशन लिखा था, कल्पना का सिद्धांत दिया था, उसके ऊपर है ना कुछ बात करता हूँ। इतनी बातें कर ली, कोल्ड्रिज के ऊपर ही बात करता हूँ। फिर उन्होंने कहा था कि कल्पना कर ली, लेकिन सौंदर्य क्या है, तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, अर्थात सौंदर्य की बुनियाद क्या है, सौंदर्य की बुनियाद क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा सब कुछ बियॉन्ड है, सब कुछ बाहर है, बियॉन्ड। रचनाएं याद हो जाएगी 9 इनकी, बिल्कुल याद करनी है। टी एस इलियट की और रिचर्ड्स की रचनाओं का क्रम पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है किसकी है किसकी नहीं है, कोल्ड्रिज के साथ में, अन्य के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न आएंगे यहाँ से दो, दो नहीं तो एक तो पक्का आएगा, क्या पता 4 भी आ जाए। हो गया। रिचर्ड्स, रिचर्ड्स ने सिद्धांत क्या क्या दिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अरे क्यों नहीं चल रहा ये, जो इनका पूरा देख, अपने लास्ट में क्या बात की थी अभी इस स्लाइड के अंदर, कि द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, अर्थात सौंदर्य की बुनियाद क्या है, सौंदर्य की नींव क्या होगी। तो इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया था। और जो लॉन्गिनस है, लॉन्गिनस, वो भी सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं, शायद मैंने वहां बताया नहीं। लॉन्गिनस भी क्या होता है, सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं। उदात्त तत्व की परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की थी, और सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं लॉन्गिनस भी। तो ये भी आप याद रख लेना। अब इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, काव्य को लेकर इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। एक दिया था मूल्य सिद्धांत, एक दिया था संप्रेषण सिद्धांत, और एक दिया था काव्य भाषा सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। जब रिचर्ड्स आए थे काव्य शास्त्र के संबंध में और काव्य आलोचना के क्षेत्र में, तब उन्होंने देखा कि ब्रेडले, ब्रेडले एक आलोचक है, उनका एक सिद्धांत है कला कला के लिए, अर्थात कला की कोई सामाजिक भूमिका नहीं होती, कला का कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं होता, कला समाज में कोई भूमिका नहीं निभाती, कला केवल कला के लिए है, कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, कला कला के लिए है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति कलाकार किसी भी प्रकार की कला का प्रस्तुतिकरण कर सकता है, इसका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय का कुछ ना कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व अनिवार्य है, अन्यथा वो मानव के लिए उपयोगी नहीं है, मानव के आसपास के वातावरण के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। तो ब्रेडले ने ये सिद्धांत दिया था कला कला के लिए ही है, कोई इसका मनुष्य से, मनुष्य के बाहरी जीवन से, आंतरिक जीवन से किसी से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, रिचर्ड ने कहा था बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सफोर्ड के अंदर रहते थे और लोगों को इन्होंने समझाना शुरू किया कि ये गलत बात है, कला का महत्व है, कला मनुष्य के लिए है, और कला एवं नीति का परस्पर संबंध बताया और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया कि कला को मनुष्य से, कला को नीति से कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। ये कहा जा सकता है कि नीति का अत्यधिक जो आरोपण होता है कला के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। कला कुछ मामले में स्वतंत्र है, वो कला है तब तक स्वतंत्र है, लेकिन उसका समाज से उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। फिर दिया था इन्होंने संप्रेषण सिद्धांत, किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही संप्रेषण है। इनका ये कहना है किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही संप्रेषण है। ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या तत्व है, इसकी व्यापकता कितनी है, ये हम जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। और दिया था इन्होंने काव्य भाषा का सिद्धांत। काव्य भाषा का सिद्धांत कमेंट करके आप बताना अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर ठीक लग रहा है तो। काव्य भाषा का सिद्धांत, एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ पूरे वीडियो के अंदर, काव्य भाषा का सिद्धांत इससे पहले और किसने दिया था, देखते हैं कितनी आपको याद रह रही है। काव्य भाषा का सिद्धांत इससे पहले किसने दिया था, ये आप बताना कमेंट करके कि इसने दिया था, क्योंकि हमने जो पीछे स्लाइड्स के अंदर है उसके अंदर लिख दिया था। देखना नहीं है जाके पीछे, कोशिश करना सोच के कि इसने दिया था। पता है अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन है, वो तो पता ही होगा आपको। काव्य भाषा का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप देख कर प्रश्न करना, वो क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। ये हो गए अपने जो 6 मुख्य थे। अपने पाठ्यक्रम के अंदर जिन लोगों का नाम दिया हुआ है
का पाश्चात्य काव्य शास्त्र की दृष्टि से वो कौन कौन लोग हैं? एक तो प्लेटो है, दूसरा अरस्तु है, थर्ड नंबर पर हमने लॉन्गिनस लिखा था लेकिन लॉन्गिनस पाठ्यक्रम में दिया नहीं, लेकिन थर्ड नंबर पे पाठ्यक्रम में कौन सा दिया हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ। चौथे नंबर पर कौन दिया हुआ है? कोलरिज। पांचवें पर क्या दिया हुआ है? टीएस इलियट। और छठे पर क्या दिया हुआ है? आइए रिचर्ड्स। छह तो वो हो गए, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ नाम और भी लिखे हैं। जॉन क्रो रेंसम, द न्यू क्रिटिसिज्म, बेनेडितो क्रोचे। एक लाइन और लिखनी थी, कहाँ गई वो? मुझे लगता है वो तो निकल गई कहीं और। हम्म, ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ बोल के। देखिए, इलियट के साथ में ही इलियट, रिचर्ड्स और ये जॉन क्रो रैनसम, ये बेनेडिक्टो क्रोचे, ये एजरा पाउंड, हर्बर्ट रीड, ये जो लोग हैं, प्लस ये लोग, जब स्वतंत्रतावाद जब तक था तब तक क्या था कि जो लेखक होते थे उस समय प्रगतिवाद, ये मार्क्सवाद भी आ गया था, तो मार्क्सवादी तरीके से भी लिखते थे। किसी ने कोई विचार दिया, किसी ने कोई विचार दिया। जो लेखक होते थे या जो कवि होते थे वो किसी ना किसी विचारधारा में बंद कर कविता लिखते थे, और जो आलोचक होते थे वो भी किसी न किसी विचारधारा में बंद कर आलोचना करते थे। जैसे मार्क्सवादी आलोचक है तो वो मार्क्सवादी दृष्टि से किसी रचना की आलोचना करेगा, ठीक है। कोई अभिजातीय व्यक्ति है तो वो अभिजातीय दृष्टि से आलोचना करेगा। लेकिन इलियट सहित रिचर्ड्स, एजरा पाउंड, अच्छा नाम आगे, एजरा पाउंड, बेनेडिक्ट क्रोचे, जॉनसन क्रो रैनसम, ये जो लोग थे इन्होंने एक स्वतंत्र विचारधारा बनाई। स्वतंत्र विचारधारा नहीं कह सकते थे, विचारधारा से स्वतंत्र होती नहीं, स्वतंत्र साहित्य चिंतन। ये जो लोग, इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र साहित्य चिंतन की परंपरा की शुरुआत की, और किसी भी विचारधारा से आक्रांत न रहते हुए स्वयं के विचार, स्वयं की जो प्रयोग करके देखकर और नए विचार प्रस्तुत करने की इन्होंने एक आदत डाली और लोगों के सामने रखा। हालांकि ये लोग भी किसी अन्य विचारधाराओं से प्रभावित तो थे थोड़े बहुत, लेकिन कोशिश इन्होंने ये की कि जितना हो सके हम इन विचारों से, विचारधाराओं से मुक्त रहकर एक नई चीज, नए तरीके से समीक्षा करें, और यहीं से नई समीक्षा पैदा होती है। यहीं से नई समीक्षा क्या यहाँ से पैदा होती है। हालांकि नई समीक्षा को इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया गया, क्योंकि नई समीक्षा रूसी रूपवाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, मिथ, फैंटेसी, ये कल्पना, ये जितने भी टॉपिक हैं वो अगले वीडियो के अंदर पूरे करा देंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे कि इन सब का बेसिक जितना भी है जो परीक्षा में आ सकता है वो कराएंगे। क्योंकि इनका मैंने अलग इसलिए करवाया कि ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों का प्रश्न सीधा सीधा आता है एग्जाम के अंदर। 6 प्रश्न तो इन 6 के आ जाएंगे सीधे सीधे, और 2-3 प्रश्न वहां से आएंगे, 7-8 प्रश्न हो गए। इस वजह से इनको अलग अलग करवाया है कि इन 6 का तो हम थोड़ा व्यापक अध्ययन करेंगे, और उनको 1-1.5 घंटे की क्लास के अंदर सबको एक साथ निबेड़ देंगे, नई समीक्षा को, और ये जितने भी है रूसी रूपवाद वगैरह जो भी, इनको निबेड़ देंगे। तो अब इनका जन्म देख लेते हैं कब कब हुआ है। जॉन क्रो रैनसम 1888 ईस्वी के अंदर, 1888 ईस्वी के अंदर, और कौन पैदा हुआ था जो पीछे देखा था हमने? इलियट। फिर है बेनेडिक्टो क्रोचे, ये 1866 में पैदा हुए थे, इलियट से पहले पैदा हुए थे। और एजरा पाउंड भी इलियट से पहले पैदा हुई थी। तो क्रम तो क्या होना चाहिए था, वहां बीच में डालने चाहिए थे, लेकिन डाले नहीं, यहाँ पर यहाँ डाल दिए मैंने, क्योंकि सिलेबस में वही है अपने। तो आप अगर क्रम करना चाहें तो 5 नंबर पर इलियट है ना, उससे पहले आ जाएंगे कौन कौन? एक तो एजरा पाउंड उनसे पहले आ जाएगी, फिर बाद में आ जाएगा बेनेडिक्ट, नहीं पहले आ जाएगा बेनेडिक्ट क्रोचे, और फिर एजरा पाउंड, और फिर आ जाएंगे इलियट। और क्योंकि एजरा पाउंड के जो बिंबवाद और जो नई समीक्षा के जितने भी इन्होंने नियम दिए थे उनसे ये बहुत प्रभावित है इलियट। एजरा पाउंड के जितने भी सिद्धांत हैं उनसे काफ़ी प्रभावित है, और एजरा पाउंड के लिए इन्होंने कुछ एक आधा कोई शायद पुस्तक वगैरह भी लिखी है कि भाई मैं कितना प्रभावित हूँ इससे करके, इलियट ने।
तो इनका भी क्रम याद रखना। बेनेडिक्ट क्रोचे 1866 में इलियट से पहले पैदा हुए थे और उसके बाद में एजरा पाउंड और फिर जॉन क्रो रैनसम, ये याद रखना आपको। बेनेडिक्ट जो क्रोचे हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इनका सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। एजरा पाउंड का बिंबवाद के लिए महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। ये इनकी रचनाएं देख लेते क्या क्या है। क्रिटिसिज्म शब्द बार बार आया था, तो रिचर्ड्स के यहाँ पर क्रिटिसिज्म का आया था, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहा था उन्होंने, और प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म कहा था। साइंस एंड पोइट्री उन्होंने लिखी थी, और क्या क्या लिखा था? द फिलोसफी ऑफ क्रिटिसिज्म है क्या, या कुछ और नाम है? फिलोसफी ऑफ रिटोरिक है ना, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक लिखी थी। हाउ टू रीड ए पेज, मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड बियॉन्ड, ये इनकी रचनाएं थी। तो बेनेडिक्ट जो क्रोचे हैं, उनकी रचनाओं का नाम क्या क्या है? एस्थेटिक्स अर्थात सौंदर्य शास्त्र, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एस्थेटिक्स किसका है? एस्थेटिक्स किसका है? बेनेडिक्ट क्रोचे का। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसका है? द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स अभी हमने पीछे पढ़ा, रिचर्ड्स का है। लॉजिक और फिलोसफी ऑफ कंडक्ट, अपने को ये एक ही याद रखना है, एस्थेटिक्स। बेनेडिक्ट क्रोचे की जो किताब है, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत दिया था, और पुस्तक है इसका एस्थेटिक्स नाम है, सौंदर्य शास्त्र कहते हैं हिंदी के अंदर। वो क्रोचे की किताब है, वो एक ही याद रखनी है। जॉन क्रो रैनसम की द न्यू क्रिटिसिज्म किताब अपने को याद रखनी है। द न्यू क्रिटिसिज्म अर्थात नई आलोचना या समालोचना, नई समीक्षा। द न्यू क्रिटिसिज्म, नई समीक्षा को शुरू करने के अंदर जॉन क्रो रैनसम का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नाम तो इन्होंने ही दिया था, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक से, हालांकि नाम तो किसी और ने दिया शायद। जॉन क्रो रैनसम का ये पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म याद रह जाएगा। थोड़ी ज़्यादा ही है ना इसके ऊपर हो रहा है इसे लिखने वाली चीज़ें, लेकिन आप इसको कोशिश करके सेट कर लेना। 1 घंटा 22 मिनट की क्लास हुई है, और इस क्लास के अंदर मुझे लगता है कि सारी जो भूमिका है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, एक हद तक पूरी हो गई है। वो जो बिंबवाद वगैरह जो भी है, उसकी तो पूरी क्लास के अंदर निबेड़ देंगे, उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, सवाल आ गया उसमें से तो बढ़िया है, नहीं आया तो भी हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर ऊपर ऊपर ही सवाल आ जाए ना, तो वो तो हो कम से कम। देखो, इन क्लासों का मैं जो ले रहा हूँ ना शुरू शुरू के अंदर, इसका ये भी फायदा है कि ऊपर ऊपर से जो भी चीजें सवाल आएंगे वो आपको पता हो जाएंगे। डीप सवाल के लिए हम और टाइम चाहिए, तो कम से कम जो इजी सवाल है, जो 1 घंटा पढ़ के जो एक सवाल सही कर सकते हैं ना, वो तो करें हम। तो वो करने के लिए यही करना पड़ेगा। अब मान ली 1 घंटे के अंदर मैंने क्लास पूरी कर ली, अगर आपको एक क्लास ले ली आपने, और फिर दोबारा जब भी रिवीजन करना शुरू किया, तो आप 20 मिनट के अंदर ये 9 स्लाइड्स पढ़ सकते हैं। केवल 9 ही स्लाइड्स हैं, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ पर, और एक सवाल सही हो जाएगा या 2 सवाल सही हो जाएगा, तो कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। ठीक है, पढ़ना है, क्लास देखनी है, पूरी रोक के देखनी है, आराम से धीरे धीरे टाइम लेके देखनी है। लिखो भले ही मत, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और शानदार हो।